हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है एंड फर्स्ट चैप्टर का फीडबैक वाज सो गुड दैट इज लाइफ प्रोसेस कि वी आर बैक विद सेकंड चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जानने से पहले एक अनाउंसमेंट है, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ बैच फॉर यू। अगर कुछ बच्चे यहाँ 9th के हैं, 9th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या 10th के हैं, तो दोनों के लिए हमने एक बैच प्रिपेयर किया है। 10th के लिए है एक्सिलरेट बैच एंड क्लास 9 के लिए है स्टेप अप बैच। अब इस बैच में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होंगी। फर्स्ट थिंग कि जो करिकुलम है, जो सिलेबस हमने फ्रेम किया है वो आपके बोर्ड अकॉर्डिंग है, तो बोर्ड फोकस्ड करिकुलम होगा, ठीक है। सेकेंड, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड डाउट सॉल्विंग। जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत टफ लग रहा होगा, बहुत सिंपल वे से आपको क्लैरिटी दी जाएगी एंड कोई अगर डाउट भी है तो वो भी क्लियर होगा, चाहे वो कैसा भी डाउट हो। एनी सब्जेक्ट, बी इट मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट है, वो हर सब्जेक्ट के लिए। एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक सब्जेक्ट सिर्फ बायो ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। उसमें आपका एसएसटी भी है, नॉन साइंस सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, कंप्यूटर्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, तो सब आपको पढ़ना है टू गेन गुड परसेंटेज। तो हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और सब्जेक्ट में भी किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, वो स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस भी होंगे वहां पे, 15 डेज पे मॉक टेस्ट होंगे और उसके स्कोर आपको दिए जाते हैं और स्कोर के बेसिस पे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि कैसा हमारा रिस्पॉन्स रहा है और हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है इस पे। एंड ऑल्सो द टॉपिक, कि किस टॉपिक मेरा वीक टॉपिक है या वीक पॉइंट है, उसको कितना अपग्रेड करना है। स्मार्ट रिवीजन प्लान्स, रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए और एग्जाम जब आने वाला है, अब उसमें एकदम कि इस चैप्टर को रिवाइज करें, दूसरे को करें, तीसरे को रिवाइज, पहले मैथ्स रिवाइज कर लें, केमिस्ट्री रिवाइज कर लें, तो सब एकदम जमल, एकदम पूरा सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए भी कि कैसे एक एक चीज को स्मार्टली रिवाइज करना है इन क्विक स्पैन ऑफ टाइम, वो भी विल टेल यू। रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों, क्योंकि जब कभी आप अवेलेबल नहीं है लाइव क्लास करने के लिए, तो आपके पास वो क्लास रहेगी। जब आप फ्री होंगे तब आप उसको देख सकते हैं। एंड स्टडी मटेरियल ऑल्सो, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके की हैसल आप फेस न करें। अगर आपके पास बुक नहीं है, कभी कभी होता है किसी सब्जेक्ट की बुक में बुक जो है मार्केट में नहीं मिलती है, आपके पास नहीं होती है, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टडी मटेरियल मिलेगा तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मेंटोरशिप एंड पेरेंटल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है मार्क्स अच्छे गेन करने का, अच्छे परसेंटेज लाने का। तो उस प्रेशर को भी टाइम टू टाइम अगर किसी का सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है, तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी लाइफ बेसिकली, या हम कह सकते हैं आपका जो ये जर्नी है इन स्टडी, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो 9th के बच्चे हो, वो बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी, किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं होगी। अब ये बैच है स्टेप अप बैच फॉर क्लास 9th स्टूडेंट एंड एक्सिलरेट बैच फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? ये बैच हमारी वेबसाइट पे मिलेगा विच इज klc.live, ठीक है। klc.live इस वेबसाइट पे मिलेगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है klc.live, ठीक है। ऐसा कुछ दिखेगा और इसकी फीस क्या है? 9,999 आपके 9th के बैच की भी है और 10th के बैच की भी है। ये ज्यादा लग रहा है। इसको कम करने के लिए अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे विच इज RAFAT50, तो चाहे वो 9th का बच्चा हो, चाहे वो 10th का हो, 50% डिस्काउंट हो जाएगा। कितना? 50%। और 50% डिस्काउंट होने के बाद आपकी जो प्राइस होगी वो होगी 5,010 रुपीज ओनली, विच इज वेरी लेस फॉर 1 ईयर प्रोग्राम। पूरे साल का एक्सेस आपको दिया जा रहा है 5,000, जस्ट फॉर 5,010 रुपीज, बहुत कम है। सेम फॉर क्लास 10th एक्सिलरेट बैच के लिए, जो बच्चे बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं, 10th में है, उनके लिए भी सेम फीस है, 9th ऑल्सो एंड 10th ऑल्सो। बट डोंट मेक श्योर कि आप कूपन कोड अप्लाई करें, अदरवाइज आपको 999 फीस देनी पड़ेगी, 9,999। तो मेक श्योर यू अप्लाई द कूपन एंड अपनी प्राइस मनी को डिस्ट्रीब्यूट क्या कर लें, रिड्यूस कर लें और अपना 5,000 कर लें, ठीक है। तो आई होप यू आर ज्वाइनिंग दिस बैच एंड सारे सब्जेक्ट्स की फैसिलिटी होगी,
मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लिए तो आई एम टीचिंग इन दिस बैच, तो आई एम देयर फॉर बायो। नाउ कमिंग टू आवर कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा चैप्टर है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों हम पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन वैसे चैप्टर आपने मैथ्स में देखा होगा, कोऑर्डिनेशन इन ज्योमेट्री, ये साइंस में कैसे आ गया, यहाँ पे भी जरूरत है। आप बहुत सारे एक्शंस करते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में हो रही हैं, अब वो कंट्रोल्ड वे में हो। कंट्रोल्ड वे का मतलब क्या है? जैसे ग्रोथ अगर हो रही है कंट्रोल्ड वे में हो, या किसी भी तरीके का एक्शन है वो कंट्रोल्ड वे में, तो ये कैसे होता है? कौन है जो ये कंट्रोल मैकेनिज्म देख रहा है हमारा? ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब कोई एक काम हमें करना है और उसमें कई चीजें इन्वॉल्व है, कई ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, वो कैसे आपस में मिलजुल के करेंगे, मिलजुल के काम करना, दैट इज आवर कोऑर्डिनेशन। जैसे कि डाइजेशन करना है, फूड को बस डाइजेस्ट करना है। अब डाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स यूज होते हैं, जैसे कि हमने लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन में पढ़ा है। जैसे कि आपका माउथ अपनी एक्टिविटी पूरा करेगा तो स्टमक करेगा, स्टमक अपनी एक्टिविटी फूड पे पूरा करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा। तो एक मिलजुल के काम हो रहा है, और काम क्या करना है हमें? डाइजेशन। तो ये कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है और कंट्रोल मैकेनिज्म है। ऐसा ना हो कि कोई एक ऑर्गन बहुत एक्सेसिव वर्क करने लगे और बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस वर्क कर दे, जिसकी वजह से वहां पे कोई डैमेज हो जाए, सारी चीजें हो जाए। तो कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन हम ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट्स दोनों में पढ़ते हैं। ठीक, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है समझ लिया। व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई क्या चीज है? स्टिमुलाई होता है कोई भी ऐसा चेंज मतलब आपके इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है, आपको कैसे पता चलता है? ये स्टिमुलाई है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं खड़े हैं और आप खड़े हुए, किसी ने पीछे से हॉर्न किया, तो ये आपको कैसे पता चला कि पीछे से हॉर्न है और हमें साइड हटना है या फिर कहीं और जाना है? ठीक, तो ये जो आपका कॉन्शियसनेस नेचर है कि आपको चीजें पता चलती है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और वो सिग्नल जो रिसीव होते हैं आपको, कैसे भी सिग्नल हो, टेस्ट का सिग्नल हो, लाइट का सिग्नल हो, साउंड का सिग्नल हो, प्रेशर का सिग्नल हो, इसको कहते हैं स्टिमुलाई। क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, मार्क्स आपके कम आ गए, ठीक है, और मार्क्स कम आए तो कभी कभी क्या होता है? चपेट पड़ जाती है, थप्पड़ पड़ जाते हैं। अब ये जो थप्पड़ पड़ा गाल पे, उसका पेन, उसका दर्द जो महसूस होता है, वो भी एक क्या है? स्टिमुलाई है, वो सिग्नल आपने रिसीव किया। ठीक है। कभी कुछ पेशेंट जो पैरालाइज पेशेंट होते हैं, सपोज उनका एक साइड का जो आर्म है वो पैरालाइज है, तो वो फील ही नहीं कर पाते हैं आसपास कुछ भी हो रहा हो, मतलब उस पर आप हाथ ऐसे दबाएंगे तब भी वो फील नहीं करेंगे। इसका मतलब वो सिग्नल यहाँ से रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो स्टिमुलस क्या है? चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। कोई भी चीज आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस के तौर पे हो, जिसके बदले में आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। जैसे मैंने हॉर्न का एग्जांपल दिया कि आप खड़े थे, किसी ने हॉर्न प्रेस किया, और तो ये आपके लिए क्या था? स्टिमुलस था। उसके बदले में आपने क्या रिस्पॉन्स दिया कि आप साइड हो गए। आप क्या हो गए? साइड हो गए। तो कोई भी चीज जिसके लिए आप रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्स मतलब कुछ ना कुछ उसके लिए करते हैं। मान लीजिए चपेट पड़ा, ये वाला एग्जांपल भी लेते हैं, चपेट पड़ा तो उसके लिए आप रिस्पॉन्स में क्या करते हैं कि पहले तो पड़े ना तो पहले ही पीछे हो जाते हैं। ठीक है, जब पड़ गया तो यूं करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स था, पीछे जाना और ऐसे करना, किसी भी चीज के लिए जो रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज नोन एज स्टिमुलस। कोई भी चेंज जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कैसा भी हो, बेंडिंग का हो, चलने का हो, इधर उधर कैसा भी रिस्पॉन्स हो, वो क्या है? स्टिमुलस है। अब क्या क्या चीजें हैं जो स्टिमुलस के तौर पे काम कर सकती है? लाइट कर सकती है। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, धूप आई, आप अनईजी फील कर रहे हैं, आप साइड हो गए, तो वो लाइट थी ना, लाइट की वजह से ये रिस्पॉन्स दिया कि आप इधर शिफ्ट हो गए, तो लाइट हो सकती है। टेम्परेचर हो सकता है, कहीं पे आपको बहुत ठंड लग रही है, आप उठ के वहां से चले गए तो टेम्परेचर की वजह से गए, टेम्परेचर स्टिमुलस था। प्रेशर हो सकता है आपका, साउंड हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं? स्टिमुलस के तौर पे काम कर सकते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन मैंने बता दिया है कि रिस्पॉन्स जो भी दे रहे हैं आप स्टिमुलस के अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, मिलजुल के होना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन। अब एनिमल्स में और प्लांट्स में अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बात करते हैं एनिमल्स में, तो एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम से किया जाता है। एक हमारा नर्वस सिस्टम, अभी हम पढ़ेंगे, और दूसरा क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो प्लांट एनिमल्स का ही है,
कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। तो दो सिस्टम लगते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए, वन इज नर्वस सिस्टम, अनदर इज एंडोक्राइन सिस्टम। प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, हार्मोन है, हार्मोन सिस्टम चलता है जो कि एक तरीके का एंडोक्राइन ही है कह सकते हैं, ठीक। एनिमल्स में दो सिस्टम चलते हैं, दैट इज नर्वस एंड एंडोक्राइन। अब स्टार्टिंग विद नर्वस, उसमें कुछ टर्म्स है वो पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है, इट इज अ स्पेशल सेल। सेल्स पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, लेकिन ये कुछ थोड़े स्पेशल सेल्स हैं। क्यों स्पेशल सेल्स हैं, क्योंकि अभी हमने बात की थी ना स्टिमुलस सिग्नल के तौर पे है कि लाइट का सिग्नल, टेम्परेचर का सिग्नल, प्रेशर का सिग्नल। तो वो जो सिग्नल हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं, जो सेल्स इस सिग्नल को रिसीव करते हैं, पहले पिकअप करते हैं, सारे सेल्स नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं हम रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या है हमारे, दे आर स्पेशल सेल्स, ठीक है, दैट हैज द पोटेंशियल टू रिसीव द सिग्नल, या फिर हम कह सकते हैं दैट हैज द पोटेंशियल टू रिसीव द स्टिमुलस यही रिसीव करते हैं। आपके हाथ पे किसी ने हाथ रखा तो वो क्या है, प्रेशर, किसी ने टाइटली पकड़ा तो वो प्रेशर का सिग्नल किसने रिसीव किया होगा, जो आपके स्किन में स्पेशल सेल्स होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। अब कुछ रिसेप्टर्स के नाम है डिपेंडिंग कि किस तरीके का सिग्नल, हर तरीके का सिग्नल एक पर्टिकुलर रिसेप्टर नहीं रिसीव कर सकता। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस पढ़े ना, कि साउंड एक स्टिमुलस है, टेम्परेचर एक स्टिमुलस है, टेस्ट एक स्टिमुलस है। तो एक रिसेप्टर हर सिग्नल्स नहीं रिसीव कर सकता, तो उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला टाइप विच इज रिलेटेड टू साउंड से रिलेटेड जो है, कि साउंड से रिलेटेड जो सिग्नल्स हैं, और यूजुअली साउंड का सिग्नल पिकअप करने के लिए आपके पास क्या है, ईयर। तो ईयर में वो स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फोनोरिसेप्टर्स। क्या कहते हैं, फोनोरिसेप्टर्स, ठीक। ये कहाँ है, आपके ईयर में है, एंड दे आर फॉर साउंड का सिग्नल पिकअप करेंगे। सेकेंड आपका है फोटोरिसेप्टर्स। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, तो ये कहाँ होंगे, आपके आईज में होंगे, और लाइट वाले जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव कर रहे होंगे रिसेप्टर्स। ये कहाँ है, आपके आईज में है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द लाइट सिग्नल। थर्ड हम आते हैं, दैट इज थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं ये टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब सारी चीजें, टच, ये ऐसे सिग्नल्स रिसीव करने के लिए। तो ये यूजुअली कहाँ होंगे, स्किन। आप रात में सो रहे हो और गलती से कोई आपका हाथ या पैर दबाने लगता है, तो आप सोते हुए भी जग जाते हैं, क्योंकि स्किन के स्पेशल सेल्स रिसेप्टर्स ने, वो भी कौन से, थर्मोरिसेप्टर्स ने वो प्रेशर फील किया, वो सिग्नल रिसीव किया। तो ये कहाँ होते हैं, स्किन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर से रिलेटेड सिग्नल एंड प्रेशर से रिलेटेड सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है गस्टेटरी रिसेप्टर। ये कहाँ होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे टंग पे, और टंग पे ये कैसा सिग्नल रिसीव कर रहे होंगे, टंग से क्या फील करते हैं हम, दैट इज टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये होते हैं हमारे नोज में, ठीक है, नोज में, और नोज से क्या सिग्नल रिसीव करते हैं, स्मेल की, ठीक है। तो स्मेल वाले सिग्नल्स ये हमारे ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं ये रिसीव करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स में होते हैं और अलग अलग तरीके के सिग्नल रिसीव करते हैं। तो ये हो गया रिसेप्टर्स क्या है। नेक्स्ट इज इफेक्टर क्या है। जब आपने सिग्नल रिसीव किया, सिग्नल रिसीव करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स दिया, जैसे कि हॉर्न वाले एग्जांपल में आपने रिस्पॉन्स क्या दिया कि आप साइड हो गए, ठीक है, ये रिस्पॉन्स दिया। जो भी आपने रिस्पॉन्स दिया और वो रिस्पॉन्स जहां पे क्रिएट हो रहा है, जहां पे हो रहा है, जैसे आप साइड हुए तो आपकी पैर की मसल्स में जो मसल्स हैं उनमें रिस्पॉन्स उन्होंने क्रिएट किया ना, उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया, मसल्स की वजह से आप इधर शिफ्ट हुए। तो मसल क्या है आपका, जहां पे रिस्पॉन्स, जो ऑर्गन रिस्पॉन्स दे रहा है, तो मसल आपका इफेक्टर हो गया। सेकेंड केस, एक और एग्जाम्पल लेते हैं
कि आप कहीं पे बैठे हुए रेस्टोरेंट में हैं और बहुत अच्छा खाना वहां पे है, आपने ऑर्डर किया लेकिन अभी तक खाना आया नहीं, लेकिन आपके मुंह में क्या है, सलाइवा सिक्रीट होने लगा। कैसे हुआ? क्योंकि आपके आसपास स्टिमुलस कैसा मिला, स्मेल का। स्मेल वाले सिग्नल्स किसने रिसीव किए, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो नोज में है, और उसके बदले में जो रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स कहाँ से आया, सलाइवा सिक्रीट करने लगा आपका। सलाइवा सिक्रीट कहाँ से होता है, कौन है जिसने रिस्पॉन्स दिया जिसकी वजह से सलाइवा आपके मुंह में आ गया, दैट इज ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। तो ग्लैंड भी हो सकता है। तो बेसिकली इफेक्टर क्या है, इफेक्टर वो ऑर्गन, ग्लैंड या मसल कुछ भी हो सकता है जहां पे स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या दिया जाता है, एक्शन शो किया जाता है। तो इफेक्टर क्या है, इफेक्टर क्या है, ऑर्गन, ग्लैंड और मसल, मसल विच शो रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स देगा, जहां पे रिस्पॉन्स शो हो रहा है वहां के जो मसल्स, ग्लैंड जो भी इन्वॉल्व होंगे वो आपके इफेक्टर होंगे। उसके बाद आता है सेंसरी नर्व क्या है एंड मोटर नर्व क्या है। वैसे नर्व 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर और एक इंटरन्यूरॉन। देखो सेंसरी नर्व्स क्या है, ये ऐसी नर्व्स हैं जो आपकी बॉडी में जो सिग्नल्स रिसीव हुए हैं, स्पेशल सेल्स ही करेंगे ना सिग्नल्स रिसीव, उन सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। सपोज ये हाथ मैंने गरम किसी चीज पे ऐसे रख दिया, तो वो हॉटनेस, टेम्परेचर वाले सिग्नल कौन रिसीव करेंगे, आपके थर्मोरिसेप्टर्स जो कि स्किन पे, उसको रिसीव किया। ब्रेन को कैसे पता चला कि गरम चीज पे हाथ रखा गया है, क्योंकि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाया गया होगा। तो जो नर्व ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है, इंपल्स लेके जाती है जो कि रिसेप्टर ने रिसीव किया है, उसको कहते हैं सेंसरी नर्व। ठीक, ब्रेन को पता चल गया कि आपने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा है। अब आप रिस्पॉन्स क्या देते हैं, रिस्पॉन्स क्या देते हैं, आप हाथ हटाते हैं, ये रिस्पॉन्स देते हैं ना। तो ये रिस्पॉन्स का भी सिग्नल ब्रेन आपको देता है, मतलब ब्रेन ही बताता है कि आपको करना क्या है। उसके लिए आपने गर्म चीज पे हाथ रखा, ब्रेन को तुरंत पता चल गया सेंसरी न्यूरॉन के नर्व के थ्रू कि आपने गर्म चीज पे हाथ रखा है। अब ब्रेन ने आपको तुरंत सिग्नल दिया कि वहां से हाथ हटाना है। तो ये जो सिग्नल ब्रेन के पास से आया, जिसने आपके हाथ की मसल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि आपको हाथ हटाना है, हाथ की मसल्स आपके लिए इफेक्टर हो गई ना जहां पे रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है, उन्हें कहते हैं हम मोटर नर्व्स। क्या कहते हैं, मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या है, जो सिग्नल कहां से लेके जाए, ऑर्गन या फिर सेंस ऑर्गन से आपके सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अभी देखेंगे व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, और मोटर नर्व क्या था हमारा, जो सिग्नल सीएनएस से लेकर आए कहाँ, इफेक्टर पे, इफेक्टर पे। ठीक, वो मोटर नर्व है। अब ये नर्व बनती कैसे है, और एक थर्ड टाइप ऑफ नर्व है हमारी क्या, इंटरन्यूरॉन। क्या है वो, इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन थर्ड टाइप। इंटरन्यूरॉन का काम क्या है, जो सेंसरी नर्व लेकर आया है, अब उसका सिग्नल मोटर को पकड़ाना है। तो बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है सेंसरी और मोटर के, वो इंटरन्यूरॉन होता है। इट्स अ कनेक्शन बिटवीन, connecting nerve between sensory and motor nerve, motor nerve। ठीक है, दोनों के बीच का कनेक्शन है। मान लीजिए ये सेंसरी वाला लेकर आया, ठीक है, और ये मोटर वाला सिग्नल लेके जा रहा है इफेक्टर के पास, तो इनके बीच में जो कनेक्टिंग वाले नर्व है ये आपके इंटरन्यूरॉन है, इंटरन्यूरॉन। ठीक, दिस इज योर इंटरन्यूरॉन। तो ये टर्म्स क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये जो नर्वस सिस्टम बना है, नर्वस टिश्यू है बेसिकली। तो टिश्यू का तो हमें पता ही है कि जो टिश्यू है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो उसमें कोई ना कोई सेल होंगे। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, जिस सेल से बना है उसे कहते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन कहते हैं। जो सिग्नल की हमने बात की कि स्टिमुलस क्या है, आपके आसपास चेंज, उस चेंज को रिसीव कौन करते हैं, स्पेशल सेल्स, जिन्हें हमने कहा क्या, रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स ने वो सिग्नल रिसीव किया, रिसेप्टर्स मैसेज नहीं भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास,
वो जाता है नर्व के थ्रू। नर्व किससे बनी है? नर्व आपके इन्हीं सेल से बनी है, विच इज इन क्या है? न्यूरॉन, नर्व सेल। नर्व क्या है? नर्व यहाँ पे बता देते हैं। नर्व इज बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स। ठीक है, ढेर सारे न्यूरॉन फाइबर्स ये है, ये जो लंबा सा धागा जैसा दिखता है इसको कहते हैं न्यूरॉन फाइबर। न्यूरॉन फाइबर का जो बंडल होता है उसे कहते हैं नर्व। मान लीजिए ये एक न्यूरॉन का फाइबर 2, 3, 4 ऐसे, इनका जब बंडल बनता है और वो बंडल एक शीट से कवर होता है, तब जाके हमारी एक क्या बनती है? नर्व। और नर्व कैसी है? सिग्नल लेके जाएगी या लेके आएगी, हमने बात कर ली है। अगर सिग्नल लेकर जाएगी तो सेंसरी, सिग्नल लेकर आएगी इफेक्टर के पास तो मोटर, और दोनों को कनेक्ट करने वाली इंटरन्यूरॉन। ठीक, अब स्ट्रक्चर पे देखते हैं और फिर इस टेक्स्ट पे आते हैं। स्ट्रक्चर ये है और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि मतलब जो प्रेजेंटेशंस बनी हुई पीपीटीज बस उसी पे मार्क करते चले गए, ये ऐसा ये ऐसा। वी विल ड्रॉ एंड वी विल सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखो कैसा है। ठीक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये क्या है? आपका न्यूरॉन है। अब इसके पार्ट्स क्या हैं? वैसे तो इमेज में दिख रहे हैं बट वी विल लेबल करेंगे हम। ठीक, ये सबसे पहली चीज, ये जो आपको ब्रांच्ड फाइबर जैसे दिख रहे हैं, ये धागे जो कि पेड़ की शाखा जैसे निकल रहे हैं, ब्रांच्ड फाइबर, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या है? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ब्रांच्ड फाइबर लाइक दिखते हैं, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। ठीक, सेकेंड, उसके बाद ये सेंटर में क्या प्रेजेंट है? क्योंकि ये सेल है तो सेल के पास तो न्यूक्लियस हो गई, तो दिस इज योर न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि इस साइड डेंड्राइट, इस साइड एक ऐसा पॉइंट होता है, या कह सकते हैं एक डेंड्राइट बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाता है और लंबा सा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। पूरा यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर एक्सॉन। अब जहां एक्सॉन खत्म हो रहा है वहां पे उस पोर्शन को, क्योंकि एक्सॉन खत्म हो रहा है ना, टर्मिनल पॉइंट है उसका, एंडिंग पॉइंट है, तो इसको कहते हैं एक्सॉन एंडिंग या फिर टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल। अब अगर आप टर्मिनल को देखेंगे तो यहाँ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक फूला सा बलून लाइक स्ट्रक्चर। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर या बलून लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं साइनैप्टिक नर्व। दिस इज नोन एज साइनैप्टिक नर्व। अब न्यूक्लियस है तो इसके आसपास साइटोप्लाज्म भी होगा, तो ये जो है आपका क्या है? ये दिस इज योर साइटोप्लाज्म। ये आपका साइटोप्लाज्म है। अब जब हम एक्सॉन को देखते हैं तो एक्सॉन के ऊपर एक शीट की कवरिंग है, वो शीट किसकी है? फैट की है। मतलब आपका जो एक्सॉन है वो फैट से कवर्ड है। अब बॉडी में जितने एक्सॉन हैं या जितने न्यूरॉन्स हैं, उनका हर एक का एक्सॉन जरूरी नहीं कि उस फैट से कवर्ड हो। जिन पे फैट की कवरिंग होती है वो अलग टाइप ऑफ न्यूरॉन है, और जिन पे नहीं होती वो अलग टाइप है। फिलहाल इस शीट को कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं? माइलिन शीट। दिस इज नोन एज माइलिन शीट। माइलिन शीट।
माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ मैंने बताया फैट की है, और अगर किसी न्यूरॉन के पास माइलिन शीथ है तो ऐसे न्यूरॉन को कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या कहते हैं? माइलिनेटेड। तो ये जो हमारा बना हुआ है ये माइलिनेटेड है, और जिसके पास नहीं है वो नॉन माइलिनेटेड है। यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है? माइलिनेटेड है, माइलिनेटेड न्यूरॉन है ये हमारा, और जिसके पास नहीं है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अब ये हो गया। फिर साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल, निसल ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? न्यूरॉन। जो बेसिक सेल है जो एक्चुअल सिग्नल ट्रांसमिट कर, आप सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि सिग्नल रिसीव कौन करेगा? वो स्पेशल सेल्स करेंगे जो कि रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स सिग्नल रिसीव करने के बाद आपके नर्व, जो नर्व मैंने अभी बताया क्या है? इन्हीं न्यूरॉन का बंडल है। तो न्यूरॉन के कौन से पार्ट को रिसेप्टर्स देंगे? पहला कौन सा पार्ट आएगा जो सिग्नल्स को रिसीव करेगा? वो होगा आपका डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? रिसीव सिग्नल, ये सबसे पहले सिग्नल रिसीव करते हैं। अब डेंड्राइट्स ने जो सिग्नल रिसीव किया है वो कैसा है? वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। कैसा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। रिसीव सिग्नल विच इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। डेंड्राइट्स ने सिग्नल रिसीव किया, फिर वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। सेकेंड पोर्शन जो है उसमें आएगा, वो क्या है आपका? ये गोल सा स्ट्रक्चर। एक्चुअल मेन पार्ट तो वही है ना, क्योंकि वहां न्यूक्लियस है, तो उसको हम कहते हैं साइटोन। दिस होल पार्ट यहां से लेके ये पूरा, एक्सॉन को हटा दो, बस ऊपर वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोन। इसके और भी नाम है, इसको हम सोमा भी कहते हैं, ठीक, पेरिकैरियन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट सिग्नल कहाँ जाएगा आपका? इट विल गो टू द साइटोन, साइटोन में जाएगा। साइटोन से फिर आगे आएगा आपका, कहाँ जाएगा? एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन से सिग्नल आगे बढ़ते हुए कहाँ जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा, और लास्ट कहाँ है सिग्नल आपका? साइनेप्टिक नर्व में जाएगा। ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है न्यूरॉन के अंदर, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल एंड देन साइनेप्टिक नर्व, ये कैसा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब कि कुछ आयंस के फ्लो की वजह से ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। अब आपने पढ़ा है कि नर्व करती है सिग्नल, और नर्व बंडल है इन्हीं न्यूरॉन का। अब इस न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन आएगा। दूसरा जो न्यूरॉन आएगा वो एकदम चिपका हुआ नहीं है, इसके बीच में गैप है, उस गैप को कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं? साइनैप्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरॉन। अब हम आते हैं साइनैप्स पे। साइनैप्स क्या है? इट इज अ गैप, इट इज अ गैप बिटवीन, किसके किसके बीच का है? एक न्यूरॉन का नीचे वाला हिस्सा जो कि क्या है आपका? एक्सॉन टर्मिनल, और दूसरे न्यूरॉन का ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर में सबसे पहले कौन आता है? डेंड्राइट। तो इन दोनों के बीच में ही गैप है ना। इट इज अ गैप बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल होना चाहिए, एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है। दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लुक एट दिस। ये जो यहाँ पे इतना पोर्शन है यही आपका साइनैप्स है। ये इस एक न्यूरॉन का यहाँ पे देखो एंडिंग है, और दूसरे न्यूरॉन का ये साइटोन है जिसके डेंड्राइट्स है। उनके बीच का जो स्पेस होता है, वो जो गैप होता है, वो है हमारा साइनैप्स। अब हमारा सिग्नल लास्ट तक पहुंच गया जो कि साइनेप्टिक नर्व है। साइनेप्टिक नर्व बना लेते हैं, ये रहा साइनेप्टिक नर्व, बल्ब जैसा है, ठीक। और इसके जस्ट नीचे दूसरा न्यूरॉन लगा हुआ है, उस दूसरे न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट है। ये ऐसे से डेंड्राइट्स, ये इनका क्या है? साइटोन। डेंड्राइट्स ब्रांचिंग निकली हुई है ऐसे।
इस बीच के गैप को ही तो हमने साइनैप्स कहा है। ये दिस इज अ साइनैप्स, यही तो हमारा साइनैप्स है। सिग्नल यहां तक आ चुका है, साइनैप्स से कैसे ट्रांसमिट होके आपके दूसरे न्यूरॉन में आएगा, क्योंकि गैप है। अगर ये जुड़े हुए होते, एकदम कनेक्टेड होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बीच में गैप है। अब गैप में जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है केमिकल ट्रांसमिशन। कैसा? केमिकल के थ्रू होगा। जो साइनैप्टिक नॉब है, इसमें ना कुछ पैकेट भरे होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, और उन वेसिकल में होता है केमिकल। क्या होता है? केमिकल। इन केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे ही सिग्नल आया इस पैकेट से टकराया, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल को ले लेते हैं, जो सिग्नल आया है, और पैकेट खुल जाता है, और न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ जाते हैं? आपके इस साइनैप्स पे आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? साइनैप्स में आ जाते हैं वो केमिकल। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वो केमिकल सबसे पहली जो चीज है डेंड्राइट, उससे टकराते हैं। डेंड्राइट के पास रिसेप्टर्स होते हैं, उस केमिकल को रिसीव करने के लिए उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, और उस केमिकल को क्या कर लेते हैं? रिसीव कर लेते हैं। रिसेप्टर हमने पढ़ा है, स्पेशल सेल जो सिग्नल रिसीव करते हैं, है ना? तो डेंड्राइट्स के पास होते हैं। आपका जो सिग्नल इस वाले न्यूरॉन के साइनैप्टिक नॉब में था, अब वो कहाँ पहुंच गया है? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट। और फिर हमें पता ही डेंड्राइट से कहाँ जाएगा? साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, ऐसे करके फिर साइनैप्स आएगा। फिर तो ये जो बीच में जो गैप है साइनैप्स, उसमें जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो ये इंपॉर्टेंट है याद करना कि उसमें जो ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, वो उस केमिकल के थ्रू हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो साइनैप्स में जो ट्रांसमिशन है वो केमिकल ट्रांसमिशन है, न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है। ठीक, समझ गए सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है साइनैप्स से। अब आते हैं, हमने बेसिक चीजें पढ़ ली कि बेसिक हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका स्मॉलेस्ट सेल न्यूरॉन कैसा दिखता है, कैसे ट्रांसमिशन होते हैं सिग्नल। बेसिक कुछ टर्म्स पढ़ लिए, रिसेप्टर क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब देखते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो लेट अस मेक दिस फ्लो चार्ट। नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है? सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, इसको इन शॉर्ट सीएनएस भी कहते हैं। अभी मैंने ये लिखा था सीएनएस जब हमने मोटर नर्व और सेंसरी नर्व पढ़ा था। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? पीएनएस कहते हैं इन शॉर्ट। अब सेंट्रल में कौन कौन आता है? सेंट्रल में जो आते हैं आपके वो है सिर्फ 2 चीजें। 2 चीजें आपके सेंट्रल में आते हैं। एक है ब्रेन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी के 2 पार्ट है जो सिग्नल रिसीव। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, जब मैंने मोटर न्यूरॉन पढ़ा, नर्व पढ़ाया था, वहां मैंने बताया था कि सिग्नल जो आपके सीएनएस के पास ले जाए, सीएनएस मतलब या तो ब्रेन के पास या तो स्पाइनल के, वो आपका सेंसरी है, और जो सीएनएस से लेकर आए इफेक्टर के पास, सीएनएस में अगेन ये 2 ही की बात हो रही थी, वो आपका मोटर नर्व है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं? कौन कौन सी चीजें जो पेरिफेरल में आती हैं? ऑल द नर्व्स, बॉडी में जितनी नर्व है, ऑल द नर्व्स, जितनी भी नर्व्स हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है नर्व्स की, यहाँ की नस दब रही है, यहाँ की नस दब रही है, वहाँ की नस दब रही है, उसकी वजह से बैक इशू, ये सारे इश्यूज है ना। तो ये जितनी भी नर्व्स, आपको पता है आपकी बॉडी में नर्व्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपके हाथ, पैर, लिम्ब, स्टमक, इंटरनल ऑर्गन सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जितनी भी नर्व्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को निकाल दीजिए, जितनी भी बॉडी की नर्व्स हैं वो सब आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, ऑल द नर्व्स। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, डिपेंडिंग कि ये कैसे एक्शंस को कंट्रोल कर रही है, मतलब वो जो आपकी नर्व्स हैं किस तरीके के एक्शंस को कंट्रोल कर रही हैं। अब यहाँ पे एक्शंस जान लेते हैं। देखो 2 एक्शंस होते हैं बॉडी में हमारे, या हम कह सकते हैं हम 2 तरीके के एक्शंस शो करते हैं, एक वॉलेंट्री, दूसरा इनवॉलेंट्री। 2 तरीके के एक्शंस हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्शंस आपके 2 हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। ठीक,
वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं? ये वो एक्शन है जो आपके कंट्रोल में है, मतलब आप जब चाहें तभी एक्शन करेंगे, नहीं मन है नहीं करेंगे। जैसे लिखना, हाथ से ये एक्शन करेंगे, आपकी मर्जी, जब आप लिखना चाहें लिखें, नहीं है तो नहीं चलेगा, ये हाथ ऐसे थोड़ी चलता ही रहेगा, ठीक। दूसरा, आपका वॉक करना, चलना, ये आपके कंट्रोल में है, एक्शन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में है। मेरा मन है अभी चलने का तो आई एम वॉकिंग, नहीं है तो आई एम नॉट वॉकिंग। जो आपके कंट्रोल में है वो है वॉलेंट्री। सेकेंड, इनवॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट, हार्ट का बम्प करना, ब्लड, हार्ट बीट, ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि अभी आप चाह रहे कि नहीं मेरा हार्ट बीट ना करे, 5 मिनट रिलैक्स कर ले, आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, स्टमक में डाइजेशन आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपने खाना खाया लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं अभी कुछ थोड़ा किसी चीज में बिजी हूँ, अभी मैं बोल देता हूँ स्टमक को कि डाइजेशन ना करे, 1 घंटे बाद करें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपके कंट्रोल में स्टमक का एक्शन या स्टमक का मूवमेंट कंट्रोल में नहीं है। तो जो कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंट्री, और जो कंट्रोल में है वो है वॉलेंट्री। अब ऐसी जो आपकी बॉडी की नर्व्स हैं, कुछ ऐसी जगह जाती हैं जहां पे वॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हो, और कुछ ऐसी जगह जाती है जहां पे इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, तो वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और अगर आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं तो वो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, सोमैटिक किस लिए है? वॉलेंट्री वालों के लिए है, जहाँ पे वॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं वहां पे जो नर्व्स हैं वो सोमैटिक की होंगी, और ये आपका क्या है? इनवॉलेंट्री वाले हैं, जहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे होंगे, इनवॉलेंट्री, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस जहां जहां पे हो रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे हार्ट है, आपका स्टमक है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होना, कि आप चाह रहे नहीं सलाइवा सिक्रीट हो, कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब जो इनवॉलेंट्री जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, अगेन वो 2 में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब आपको भी पता है कि आपके जो वो ऑर्गन्स हैं उनकी कभी कभी एक्टिविटी बढ़ जाती है, एक्टिवेट हो जाते हैं। आप कोई डरावनी चीज देख ले, हार्ट बीट बढ़ जाएगी और थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती है। तो जो एक्टिवेट करना है ऑब्वियसली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि वो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस है, तो वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है। ये क्या करते हैं? ये उनको एक्टिवेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी और बढ़ाते हैं। जैसे ब्रीदिंग नॉर्मल है, भूत देख लो तो सांस ऊपर नीचे होने लगती है, तो वो किसने किया है? सिंपैथेटिक ने किया है। और उसको वापस से थोड़ी देर बाद जब आप कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए हैं, तो उसको नॉर्मल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए जो नर्वस सिस्टम है वो है आपका पैरासिम्पैथेटिक। तो ये है पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। मेन आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, फिर बची हुई नर्व्स में भी वो कहाँ जा रही है? वॉलेंट्री कर रही है तो सोमैटिक, इनवॉलेंट्री कर रही है तो ऑटोनॉमिक, और ऑटोनॉमिक में अगर बढ़ावा दे रही है तो सिंपैथेटिक, और कम कर रही है तो पैरासिम्पैथेटिक, ठीक। ओके, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने बात की थी कि नर्व्स आती हैं। अब कौन कौन सी नर्व्स हैं? और नर्व्स 2 जगह से निकलती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। नर्व्स आपकी 2 जगह से निकलती है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पहली टाइप ऑफ नर्व इज क्रेनियल नर्व। क्या है आपकी? क्रेनियल नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें सारी नर्व्स हैं। नर्व्स 2 जगह से निकलती है, एक ब्रेन से निकलती है और दूसरी जो मेन दूसरा और कौन था? स्पाइनल कॉर्ड था ना आपके सेंट्रल में। तो जो ब्रेन से निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक। और दूसरी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व। अब ये कितनी होती हैं? जो आपकी क्रेनियल नर्व होती है वो 12 पेयर होती है, 12 पेयर, और ये सिर्फ ब्रेन से निकलती हैं और आपके पूरे हेड को कवर करती हैं। जैसे कि एक आपका हो गया नर्व ऑप्टिक नर्व,
जो ब्रेन से निकलती है और आपकी आंखों में आती है, और वो कैसे सिग्नल्स लेके जाएगी, लाइट के सिग्नल्स लेके जाएगी और आपके ब्रेन को देगी, ठीक है। ऑडिटरी नर्व जो आपके कान में जाती है, ब्रेन से ही निकलती है, सिग्नल लिया और ब्रेन को दे दिया, तभी तो सारी चीजें ब्रेन को पता चलती है कि आपने ये देखा, ये सुना, सारी चीजें। तो क्रेनियल नर्व क्या होती है? नर्व विच अराइज फ्रॉम nerve which arise from brain। ये याद रखना है कि ब्रेन वाली जो नर्व्स होती है, ब्रेन से जो निकलती है क्रेनियल नर्व, वो आपके नीचे लोअर बॉडी तक नहीं जाती है, सिर्फ आपके ही नेक तक ही सीमित रहती हैं। स्पाइनल नर्व क्या है? नर्व which arise from स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो पीछे रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है। ये कितनी होती है? 31 पेयर होती है। ये 31 पेयर होती हैं। तो टोटल इतनी आपकी नर्व्स हैं, ठीक। अब स्टार्टिंग विद ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं आपकी, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन के बारे में पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ब्रेन के बारे में कि ब्रेन है आपका होल कंट्रोलर सिस्टम ऑफ योर बॉडी। पूरी सारी चीजें कंट्रोल करता है, सारे सिग्नल्स कंट्रोल करता है, सारे एक्शंस ऑर्गन के सब ये कंट्रोल करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको तो हम बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बिल्कुल रखते हैं। सबसे पहला जो प्रोटेक्शन के तौर पर ब्रेन का होता है, ये होता है आपकी खोपड़ी, बोनी स्ट्रक्चर। ये जो हड्डी, बोन का पूरा एक ऐसा खोपड़ा होता है, ये इसको कहते हैं क्रेनियम। तो पहली चीज क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम प्रोटेक्शन में, क्रेनियम के नीचे जब और देखते हैं तो और लेयर्स हैं, 3 मेम्ब्रेन की और लेयर्स हैं, उनके अंदर ब्रेन है। वो 3 कवरिंग और हैं ब्रेन के पास, ठीक। 3 कवरिंग, 3 कवरिंग, उनको हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस, दे आर नोन एज मेनिंजेस। मान लीजिए ये ऐसे बॉक्स, ये बॉक्स जो है ये आपका ब्रेन है, इनके ऊपर 3 कवरिंग है, 1 मेनिंज, 2 मेनिंज एंड तीसरी, ठीक। अब तीनों मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। तीनों जो मेनिंजेस हैं इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को कहते हैं CSF। CSF का फुल फॉर्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक। मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड भरा है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और इसका फंक्शन क्या है? इट एब्जॉर्ब जर्क या शॉक। इट एब्जॉर्ब शॉक्स, शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। मतलब आप चल रहे हैं तो ऐसे गिर गए हैं, लड़ गए हैं किसी चीज से, तो उन जर्क्स और शॉक को एब्जॉर्ब करता है कौन? उनके ऊपर ये जो मेनिंजेस हैं उनके बीच में प्रेजेंट फ्लूइड, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्रेनियम तो ऊपर बोनी स्ट्रक्चर है ना। तो ये हो गई कवरिंग, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन जिनको मेनिंजेस कहते हैं, उनके बीच में फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं ब्रेन के रीजन्स की, पार्ट की। तो आपको पता है कि आपका ब्रेन यहाँ से शुरू होता है और पीछे तक ये आपका पूरा क्या है? दिस इज योर ब्रेन, ठीक। ब्रेन के 3 रीजन है, 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से में हम पढ़ते हैं ब्रेन को, अदरवाइज बीच में ऐसा कोई दीवार नहीं है जो 3 टुकड़ों में बांट रहा हो। 3 रीजन्स हैं। पहला रीजन जो आगे की तरफ है, फ्रंट में है, F से फ्रंट, F से फोर ब्रेन। तो आगे वाला रीजन जो ब्रेन का आगे वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं फोर ब्रेन। फिर जो बीच में होता है, जो कि ऐसे नहीं दिखेगा, दैट इज मिड ब्रेन। और जो पीछे होता है ये, दिस इज योर हाइंड ब्रेन। तो ये एक ब्रेन का डायग्राम यहाँ पे है, दिस इज एन इमेज ऑफ ब्रेन। और ये ब्रेन कैसा, ऐसे कोई इंसान अगर ऐसे साइडवेज खड़ा है तब देखने को मिलेगा आपको। आगे का ये पूरा हिस्सा जो आगे से पूरा ऐसे ये जो आता है, दिस, ठीक है, ये पूरा, ठीक, ये पूरा, ये आपका क्या है? आगे का हिस्सा है जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। दिस इज योर फोर ब्रेन, ठीक। बीच में ही एक छोटा सा हिस्सा आता है जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। और उसके बाद ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे पीछे वाला हिस्सा, इसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। दिस इज नोन एज हाइंड ब्रेन,
क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन को हम 3 रीजन में पढ़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, 3 रीजन में पढ़ते हैं। ये रहा आगे वाला पूरा हिस्सा, ये ऐसे आगे से ले जाके पूरा यहाँ तक फोर ब्रेन, बीच में ये देखो छोटा सा रीजन है जिसको मिड ब्रेन लेबल किया है, यहाँ पे इतना छोटा सा जो सेक्शन है, और ये जो पर्पल कलर का रीजन दिखाया है पर्पल, और ये पर्पल के आगे वाला येलो वाला पोर्शन, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हाइंड ब्रेन में आता है। दिस इज योर हाइंड ब्रेन। अब नाम जानते हैं कि फोर ब्रेन में क्या क्या आता है। सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करेंगे, फोर ब्रेन, ठीक है, फिर मिड ब्रेन, और उसके बाद हाइंड ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन में दो चीजें आती हैं, फोर ब्रेन में दो चीजें आती हैं, वन इज सेरिब्रम, अनदर इज डाइनसेफ्लॉन, और डाइनसेफ्लॉन दो चीजों से मिलकर बना होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन का हम बना लेते हैं दो चीजों से, पहला है सेरिब्रम, ठीक, और दूसरा है डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन, सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिब्रम का पहला पॉइंट क्या होगा, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पोर्शन है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट। ये दिख रहा है, ये पूरा दिस सबसे बड़ा पोर्शन ब्रेन का, ये आपका क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम को अगर आप देखेंगे तो कैसा दिख रहा है, गड्ढे गड्ढे से दिख रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन, ऐसा लग रहा है कि एक ट्यूब को यूं 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 फोल्ड कर दी गई है। तो इसमें कॉन्वोल्यूशंस भी होते हैं, फोल्डिंग्स होती हैं इनमें, ठीक। इसका काम क्या है, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, जो भी आप याद करते हैं, जो भी चीजें मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मेमोरी से रिलेटेड और क्या टर्म यूज करते हैं हम, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जो आपको होशियार बनाए, वो सारी चीजें फोर ब्रेन में, उसका फोर ब्रेन का काम है। और साथ ही साथ कुछ वॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करती है। वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है ये मैंने बता दिया, जो आपके कंट्रोल में है, ठीक। ये इतना काम है किसका, सेरिब्रम का। डाइनसेफ्लॉन में दो चीजें आती हैं, मैंने बताया दो चीजें क्या है आपका, थैलेमस एंड दूसरा है हाइपोथैलेमस, ठीक। थैलेमस का एज सच कोई फंक्शन नहीं, थैलेमस का बस काम क्या है, फोर ब्रेन को और हाइपोथैलेमस को, वो सेरिब्रम को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करना। मान लीजिए आपका सेरिब्रम है, फिर थैलेमस है, फिर हाइपोथैलेमस है, तो ये जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है, मतलब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखता है ना। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस का क्या काम है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल, बहुत चीजें कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंजाइटी, हंगर, भूख, जो आपको भूख लगती है वो सारी चीजें कंट्रोल करना, थर्स्ट, प्यास जो लगती है वो भी, एंड बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान भी यही मेंटेन करता है। और किसी रीजन की वजह से हाइपोथैलेमस अगर मेंटेन नहीं कर पाता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर या तो राइज करता है, जैसे बुखार के केस में होता है, या तो कम हो जाता है। तो ये फंक्शन है हाइपोथैलेमस का। फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें आती है, फोर ब्रेन का क्या पार्ट है, तो मतलब जो आगे का आपका हिस्सा है ये सब इंटेलिजेंस मेमोरी के रिलेटेड है। अब आते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन का क्या है, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, इट रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम आईज एंड ईयर, ठीक है। आईज और ईयर के जो सिग्नल है ये रिसीव करता है, एज सच इसमें कोई और रीजन है नहीं, बस इनका इतना काम है, बस रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद किसको दे देगा, ये फोर ब्रेन को दे देगा, और फोर ब्रेन मेमोरी बना के रखेगा, या जो भी जिस तरीके से रखना चाहे रख सकता है। तो एक तरीके से फोर ब्रेन के ये एक्शन के साथ साथ ये भी हो जाता है कि ये सिग्नल्स जो आते हैं और आपके
स्मेल के, टेस्ट के, वो भी देखता है आपका फोर ब्रेन। ठीक, हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीजें आती हैं, हाइंड ब्रेन का देख लेते हैं। हाइंड ब्रेन में भी 3 चीजें आती हैं। पहला आता है सेरिबेलम। अब तो यहाँ कंफ्यूजन होगा, सेरिब्रम ऊपर पढ़ा और यहाँ सेरिबेलम। सेरिबेलम, ठीक, वो सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। दूसरा आता है आपका पोन्स एंड तीसरा आता है आपका मेडुला। थर्ड इज मेडुला। ठीक, अब ये प्रेजेंट कहाँ है, क्योंकि हाइंड ब्रेन का पार्ट होते तो पीछे होंगे, पीछे भी कहाँ है ये सेरिबेलम जो है, ये पर्पल वाला अगर आप देख पा रहे हैं, सेरिबेलम आपके फोर ब्रेन सेरिब्रम के जस्ट नीचे, पीछे की तरफ उसके जस्ट नीचे है। उसके सामने सेरिबेलम के सामने वाला हिस्सा ये दिख रहा है, क्या लेबल किया है, पोन्स। उसके जस्ट सामने सेरिबेलम के सामने वाला आपका होता है पोन्स, और पोन्स के नीचे हिस्सा होता है मेडुला, लास्ट पार्ट दैट इज योर मेडुला। और मेडुला के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रेन के कौन से हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड बनता है, तो ब्रेन के कौन से हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड बनता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि वही लास्ट पार्ट है, उसी के बाद से फिर स्पाइनल कॉर्ड बनने लगता है। अब सेरिबेलम पे आते हैं। सेरिबेलम का काम क्या है, इट मेंटेन बैलेंस, बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है। अब कुछ भी आप कर रहे हो, हर चीज में बॉडी बैलेंस चाहिए। आप अगर चल रहे हैं वॉकिंग, जो बॉडी बैलेंस मेंटेन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सेरिबेलम कर रहा है। आप भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तब भी, ठीक है। आप बैठे हुए हैं करेक्ट पोस्चर में, तो वो बैलेंस भी सेरिबेलम कर रहा है। व्हाइल सिटिंग ऑल्सो, अगर सेरिबेलम ना करे तो आप बैठे बैठे ऐसे गिरने लगे, इधर कभी उधर, सारी चीजें, ठीक है। तो व्हाइल सिटिंग, रनिंग, वॉकिंग, एनीथिंग यू आर डूइंग, लिख रहे हैं, उस टाइम पे जो बॉडी बैलेंस होता है, इट मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। पोन्स का फंक्शन क्या होता है, इसका एक ही काम है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, कंट्रोल रेस्पिरेशन, क्या, रेस्पिरेशन, ठीक। मेडुला का काम क्या है, इट कंट्रोल इन वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है मैंने बताया, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कौन कौन इनवॉलेंट्री शो करता है, आपका हार्ट इनवॉलेंट्री शो करता है, आपके लंग्स इनवॉलेंट्री शो करते हैं, आपके स्टमक इनवॉलेंट्री शो करता है, लिवर करता है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इनफैक्ट ब्रेन भी इनवॉलेंट्री एक्शन, आपके कंट्रोल में नहीं है ब्रेन की एक्टिविटी। तो अगर मेडुला पे चोट लग जाती है तो आपके तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस काम करना बंद कर देंगे, वो कंट्रोल में रहेंगे ही नहीं। तो यही रीजन है कि अगर कभी कोई ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें मेडुला डैमेज होता है, द पेशेंट और द इफेक्टर पर्सन डाइड ऑन द स्पॉट, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है, एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट उसकी पर्सन की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके मेडुला पे चोट लग जाती है। उसमें ब्लीडिंग दिखती नहीं है, बट योर मेडुला हैज गॉट डैमेज, ठीक। तो दिस इज अबाउट ब्रेन, ब्रेन के पार्ट्स, उनके फंक्शंस और उनके नाम। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दूसरा जो आता है स्पाइनल कॉर्ड आता है। और स्पाइनल कॉर्ड में हमने बात की थी कि नर्व्स निकलती हैं। ब्रेन से जो निकलती है वो क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है वो आपकी स्पाइनल नर्व है। और कितनी मैंने बताई थी, 31 पेयर बताई थी, तो 31 पेयर है। अब ये 31 पेयर अलग अलग जगह पे, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड आपका यहाँ से शुरू होता है और नीचे तक जाता है, आपकी टेल बोन तक नीचे तक जाता है, ठीक है। अब हर जगह से पेयर में दोनों तरफ से नर्व्स निकल रही है, उनके क्या नाम है। जो आपके नेक में होती है, गले में, ये इसको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। 31 में से कितनी आपकी नेक में होती है, इतने से हिस्से में 7 होती है। कितनी? 7। सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है वो इसीलिए क्योंकि आपकी जो सर्वाइकल नर्व है वो दबती है या उनमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो 7 नेक में होती है। उसके नीचे अब आते हैं तो थोरासिक, वो भी 12 होती है, ठीक। उसके और नीचे आते हैं तो ल्यूम्बर, वो भी 5 होती है। फिर सैक्रल 5 होती है और कॉर्टेक्स 1 होती है, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक में 7, उसके नीचे आप आते हैं चेस्ट रीजन में 12, फिर उसके नीचे ल्यूम्बर 5, उसके नीचे 5 सैक्रल और 1 कॉर्टेक्स। तो ये है आपकी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड मस्कुलर ऑर्गन है, ये जो ऑरेंज कलर का बनाया है ये स्पाइनल कॉर्ड है। दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड,
ये जो हड्डियां बनाई गई हैं ये क्या है आपकी, इनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रे। तो आज जैसे ब्रेन आपका प्रोटेक्टेड है बोनी स्ट्रक्चर से जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, वैसे ही आपका स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड है किससे, वर्टिब्रे से, छोटी छोटी हड्डियों से जो मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, या हम कहते हैं उसे बैकबोन। ठीक, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पे। रिफ्लेक्स एक्शन हमने दो तरीके के एक्शन पढ़ा, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन आपको पता है कि वो एक्शन चल रहा है, ठीक है, वॉलेंट्री आपके कंट्रोल में, सॉरी, इनवॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन आपको पता है कि वो एक्शन हो रहा है। एक और एक्शन होता है जिसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन हर टाइम नहीं होता है, ये तब होता है अचानक से होता है। ये कैसा एक्शन है, इट इज अ सडन, अचानक से, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब बिना सोचे समझे होता है, ठीक, अनकॉन्शियस एंड इमीडिएटली, तुरंत होता है ये किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट। हम जो भी एक्शन देते हैं, जो भी बॉडी रिस्पॉन्स करती है वो किसी न किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट होता है। तो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट जब हम अचानक से इमीडिएट बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स करते हैं उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, अचानक से कोई कुत्ता सामने आ गया तो तुरंत बिना सोचे समझे आप ब्रेक दबा देते। कोई आपको बताता नहीं है, आप सोचते नहीं, इतना टाइम ही नहीं कि आप सोचे कि मुझे ब्रेक दबाना है या मुझे साइकिल से उतरना, जो भी, अचानक से बस एक चीज करते हैं आप, ये, ठीक है। तो ये जो एक्शन था आपका, दिस इज योर रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत हुआ फटाक से बिना सोचे समझे और इमीडिएट, तुरंत, है ना, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इट इज अ सडन अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स दिया जाता है। और एग्जाम्पल क्या है, जब आप गरम तवे पे या गरम किसी चीज पे हाथ रख देते हैं, आपने हाथ रखते ही तुरंत हटा लेते हैं, आपको कोई बताता नहीं है कि आपको हाथ हटाना है, या ब्रेन प्रोसेस जब तक कर रहा हो उतना टाइम लेना ही नहीं है वरना तो डैमेज हो जाएगा। तो ये जो एक्शन है हाथ तुरंत हटाना, ये भी क्या है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे बहुत सारे एक्शन है जो इमीडिएटली करा जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन। अब आगे बात करते हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्स आर्क। क्या है आपका रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के लिए पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन का मेथड समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल उसी का ले लेते हैं कि गर्म चीज पे हाथ रखा आपने, ये आपका हाथ है, ठीक है, सॉरी चाबी होगी है, ठीक, आपने हॉट ऑब्जेक्ट पे रखा, आपके रिसेप्टर ने क्या किया, सिग्नल रिसीव किया। तो स्टिमुलस, सबसे पहले स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, चेंज, चेंज क्या था, हॉटनेस, उसको सब, उसके बाद रिसेप्टर ने रिसीव किया, ये मान लीजिए स्पेशल सेल है, उसको रिसीव किया रिसेप्टर ने, रिसेप्टर सिग्नल भेजेगा किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब क्वेश्चन कई बार ये आता है कि जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में से कौन कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड करता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बहुत करीब है, वो इंस्टेंट आंसर देके फटाफट वो एक्शन करा सकता है। स्पाइनल कॉर्ड के पास जाए, फिर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास ले जाए तो बहुत टाइम टेकिंग है, इतना सडन रिस्पॉन्स नहीं होगा। स्टिमुलस रिसीव हुआ, स्टिमुलस को रिसीव किसने किया, रिसेप्टर ने, रिसेप्टर से आपकी सेंसरी नर्व थी, ये क्या है जो सिग्नल लेके जाएगी, सेंसरी नर्व, ठीक है, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व किसके पास लेके गई, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड उसके पास लेके गई। तो नेक्स्ट कौन बंदा आया इसमें, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुआ। स्पाइनल कॉर्ड ने देखा कि अच्छा ये सिग्नल आया, मुझे इसके लिए रिस्पॉन्स देना है, तो फिर वो बदले में एक रिस्पॉन्स देता है कि आपको करना क्या है, लेकिन उस रिस्पॉन्स को कौन लेकर आएगा, कौन लेकर आता है सिग्नल रिस्पॉन्स वाले, मोटर नर्व, ठीक है। और मोटर नर्व कहाँ लाके देंगे, किसको देंगे, उस मसल को जहां पे एक्शन शो करना है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टर, इफेक्टर, ठीक है, इफेक्टर को दिया और इफेक्टर ने बदले में जो किया उसको हम क्या कहते हैं, उसने जो भी किया, मान लिया हाथ हटाया, तो वो क्या है आपका रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स। तो जब भी कोई रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो ये पूरा प्रोसेस, ये साइकिल चलती है, ये एक रास्ता चलता है सिग्नल का, कि सिग्नल रिसीव होगा, रिसेप्टर करेगा, सेंसरी न्यूरॉन ले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर के पास लाएगा और रिस्पॉन्स होगा। तो ये जो रास्ता है रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए, पाथ, इस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क।
दिस पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि जो आपने अचानक से एक्शन कर दिया, खत्म, वो एक्शन है, लेकिन उस एक्शन को करने के लिए सिग्नल किस रास्ते से होते हुए जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, उसका रास्ता, पाथवे, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये रहा रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो भी मैसेज, सिग्नल्स या इंपल्स ने पाथवे कैरी किया है वो आपका क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। और अभी हमने देखा है स्टिमुलस सबसे पहले सिग्नल होगा, फिर रिसेप्टर स्पेशल सेल्स उसको रिसीव करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, मोटर नर्व लेकर आएगा वापस से इफेक्टर के पास, और वहां फिर क्या होगा? एक एक्शन शो होगा जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। तो ये पाथवे चलता है। ठीक, रिफ्लेक्स आर्क, ये अगेन दिस इज द इमेज ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनमें जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेथड चलता है, दो सिस्टम की वजह से चलता है, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया है कि कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, कैसे चीजें कंट्रोल होती है। दूसरा हम आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन कुछ ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन क्या है? एक तरीके की ग्लैंड है। बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कंट्रोल भी करती हैं आपकी। तो दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, एक एंडोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन। पानी पी लेते हैं। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो कंट्रोल करती हैं बहुत सारी चीजें। ओके, so in body we have two types of glands, correct? वो क्या है? एक्सो एंड एंडो। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के फीचर्स क्या है कि ये जो ग्लैंड है, ऑब्वियसली ग्लैंड वर्ड यूज किया है तो इनसे कुछ ना कुछ चीजें सिक्रीट होकर निकल रही होंगी। ये जो ग्लैंड है, ये जो सिक्रीट करते हैं वो होते हैं एंजाइम्स, और जब सिक्रीट करते हैं तो वो दूसरी जगह, उनको मतलब अपना एक्शन, टारगेट ऑर्गन कहीं और है, वो एक डक्ट के थ्रू होके जाती हैं। डक्ट मतलब एक पाइप के थ्रू होके जाती हैं। इसका न्यूट्रिशन में हमने देखा है सलाइवरी ग्लैंड, एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, या हम लिवर को कह सकते हैं। लिवर से क्या निकल रहा था? बाइल जूस निकल रहा था। अब वो बाइल जूस कहाँ जा रहा था? स्टमक के ड्यूडेनम में। कैसे जा रहा था? एक ट्यूब है जो लेके जा रही थी। लिवर ग्लैंड, उसने एंजाइम रिलीज किया। एंजाइम किस लिए था? डाइजेशन के लिए। और वो कैसे गया था? डक्ट के थ्रू गया था, जो जाके ड्यूडेनम में खुल रही थी, है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैरीज इट्स सिक्रीशन थ्रू डक्ट। डक्ट ग्लैंड बिकॉज it carries its secretion through duct। ठीक, और वो secretions क्या है? यूजुअली एंजाइम्स आर secretion। ठीक है, ज्यादातर एंजाइम्स ही होते हैं सिक्रीशंस, आपके एंजाइम्स ही होते हैं सिक्रीशन। ठीक, अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिनके पास अपनी खुद की डक्ट नहीं होती, मतलब वो डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस ग्लैंड विच रिलीज इट्स सिक्रीशन into the blood। ठीक है, तो अपने जो भी सिक्रीशन है, उनके पास कोई डक्ट है नहीं जो उनको उनके टारगेट ऑर्गन तक लेके जाए, तो डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं, ब्लड के थ्रू हो जाता है। ठीक, अब सिक्रीशंस क्या है? हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड। हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड। अब हॉर्मोन्स क्या है? एंजाइम्स तो हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा है कि एंजाइम्स क्या है। हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स बेटा सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो मैसेज के तौर पे काम करते हैं, मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं कि कहीं से रिलीज हुए हैं, वो ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे, मतलब वो मैसेज देंगे टारगेट ऑर्गन को, और जो भी मैसेज होगा वो फिर उसके अकॉर्डिंगली टारगेट ऑर्गन
काम करेगा। तो दे आर केमिकल मैसेंजर्स। तो हार्मोन क्या है? दे आर केमिकल मैसेंजर। ठीक, दे आर केमिकल मैसेंजर। और ये टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचते हैं वो हमने पढ़ा है। दे रीच देयर बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड में ही ऐड किया जाता है इनको। तो केमिकल मैसेंजर्स है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल अगर हम देखें तो एक्सोक्राइन में क्या है? हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर आता है और भी बहुत सारे हैं। ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कितने ग्लैंड्स आपके एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। पीनियल आपका एंडोक्राइन है, हाइपोथैलेमस आपका एंडोक्राइन है। हाइपोथैलेमस को अभी हमने पढ़ा है, ब्रेन में होता है। ये क्या करता है? आपकी भूख, प्यास, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल, पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। तो ये टोटल इतने ग्लैंड्स हैं जो आपके एंडोक्राइन कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये क्या बनाएंगे? हार्मोन बनाएंगे और हार्मोन रिलीज करेंगे। लेकिन आपको कुछ लिमिटेड ग्लैंड्स ही पढ़ने हैं। वो लिमिटेड ग्लैंड्स क्या है? वी विल हैव अ लुक। ये इमेज है और ग्लैंड की लोकेशन है कि ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, 3 ग्लैंड जो है आपके ब्रेन में है। कभी कभी आ जाता है कि ये ग्लैंड की लोकेशन क्या है। आपके हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ब्रेन में है। पैराथायराइड, थायराइड एंड थाइमस आपके, पैराथायराइड और थायराइड तो नेक में है, थाइमस आपका हार्ट के पास है। लिवर पढ़ा हुआ है अपने स्टमक के पास है। एड्रीनल किडनी के ऊपर होता है, ठीक है, पैनक्रियास किडनी के पास होता है। ओवरी एंड टेस्टिस, टेस्टिस मेल में पाया जाता है एंड ओवरी फीमेल में पाया जाएगा। ये इन लोकेशन हो गई। स्टार्टिंग विद सबसे पहला ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे वो है एड्रीनल ग्लैंड। फर्स्ट वन इज द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, ठीक। एड्रीनल ग्लैंड की पहले लोकेशन देखेंगे और शेप देखेंगे। लोकेशन क्या है? प्रेजेंट अबव किडनी, किडनी के ऊपर होता है ये। एक्सक्रीशन में किडनी पढ़ चुके हैं हम। प्रेजेंट अबव किडनी, ट्रायंगुलर इन शेप। कैसा दिखता है? ट्रायंगुलर इन शेप। क्या? ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक। अब ट्रायंगुलर इन शेप ऐसा है कुछ, ये, ठीक। इसके 2 रीजन है, जैसे किडनी के 2 रीजन थे ना, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, इसके भी 2 हैं। बाहर वाला एड्रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला, ठीक। अब दोनों रीजन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, दोनों रीजन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कॉर्टेक्स से जो रिलीज होता है उसे कहते हैं कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन। और मेडुला से जो रिलीज होता है उसे कहते हैं एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। इसको एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, एपिनेफ्राइन भी कहते हैं, ठीक। अब इनके फंक्शन क्या है? कॉर्टिसोन का फंक्शन है मेटाबॉलिज्म में, चीजों को मेटाबोलाइज करता है। क्या क्या चीजें हैं आपके बॉडी में एज अ फूड आती हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजों में, ठीक है। और उसके बाद एड्रेनलिन, ये हर वक्त रिलीज नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेडुला से जो रिलीज हो रहा है ये हर वक्त रिलीज नहीं होता है। ये रिलीज, इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। इसको हम क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब भाग जाना। जब आप किसी खतरनाक सिचुएशन में आते हैं तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो उससे लड़िए, लड़के बच जाइए, या तो भाग के बच जाइए। तो ये हार्मोन एड्रेनलिन ये तब रिलीज होता है जब आप किसी डेंजरस सिचुएशन में हैं, जब आपको या तो फाइट करना है या तो फ्लाइट करना है। जैसे सुनसान सड़क पर जा रहे थे और कुत्ते ने दौड़ा दिया, ठीक है। अब जब कुत्ता भौंकने लगेगा और वहां पे कोई नहीं है आपको बचाने के लिए, डेंजरस सिचुएशन आ गई है, तो आपके एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन रिलीज होगा। और ये करता क्या? ये आपको ढेर सारी एनर्जी दे देगा ताकि आप उस सिचुएशन से लड़ सके। अब या तो आप कुत्ते से लड़ सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो आप भाग सकते हैं। तो अगर मोस्टली पॉसिबल होता है फ्लाइट वाला, आप भागते हैं।
जो इंसान 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा होता है, लेकिन जब वो डेंजरस सिचुएशन आती है, कुत्ता पीछे पड़ता है, तो वो इतनी तेज भागता है कि 5-6 किलोमीटर कैसे कवर कर लेता है उसको खुद भी नहीं पता चलता। इतनी एनर्जी अचानक से कैसे आ जाती है उसको खुद भी नहीं पता चलता। तो ये है रोल या फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन, आपको आप डेंजरस सिचुएशन से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और सिचुएशन ले लेते हैं कि आप रूम में बैठे हो, सडनली अचानक से आग लग गई। जब आग लगी तो वो क्या है, या तो आप भाग सकते हैं सब छोड़ छाड़ के, ये सब जल जाने दो कमरे का, या तो कि नहीं अभी बहुत कम है, ज्यादा नहीं, हम इससे लड़ सकते हैं, इसको बुझा सकते हैं, चीजों को बचा भी सकते हैं। लेकिन जब बचाते हैं तो हैवी चीजें, जो अलमेरा है, सोफा है, ये वो, मतलब आप अकेले ढकेल लेते हैं। जब कहा जाता है सफाई के टाइम पे कि इसको खिसका दो यहाँ क्लीननेस, तब तो हिलता भी नहीं है वो सोफा। लेकिन जब वो डेंजरस सिचुएशन आती है तब आप अकेले सारी चीजें बाहर निकाल लेते हैं। तो वो जो इंस्टेंट एनर्जी आती है वो किसकी वजह से आती है? दिस इज बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन। ठीक, तो ये फंक्शन समझ में आ गया अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, वो भी उसका कौन सा पोर्शन? मेडुला रीजन करता है ये। और मेडुला क्या करता है? आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है ताकि आप डेंजरस सिचुएशन से लड़ सके। ऐसा ही होता है जब आप एग्जाम के टाइम पर नर्वस फील करते हैं, पैनिक मोड में होते हैं, तब भी ये, ताकि वो आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड जो है हमें पढ़ना है, दैट इज अवर पैनक्रियाज। क्या है आपका? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हमने न्यूट्रिशन वाले पार्ट में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन वाले पार्ट में जब हमने पढ़ा था तो वहां देखा था वो एंजाइम रिलीज कर रहा था जिसे कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। और अब यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो मतलब ये एक लौता ऑर्गन है, लौता भी नहीं कर सकते, दो और है। ये एक लौता, सॉरी, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपके एंजाइम भी रिलीज कर रहा है और आपका हार्मोन भी रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे ग्लैंड जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो पैनक्रियाज आपका क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, इट इज व्हाट? इट्स अ मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो देयर आर 2 हार्मोन्स। ठीक है, पैनक्रियाज, पहला हार्मोन क्या है? इट इज इंसुलिन। ठीक है, and second hormone is what? Glucagon. Glucagon. इंसुलिन का काम क्या होता है? It lowers the sugar in blood. ब्लड में शुगर लेवल कम करता है, ब्लड में शुगर लेवल कम करता है। ग्लूकागॉन इसके ऑपोजिट काम करता है। इट इंक्रीज द शुगर इन ब्लड। ठीक है, बहुत सारे लोगों में शुगर बढ़ जाती है ना, तो उनको वो क्यों होता है? अब आपको पता चल गया है कि आपका जो पैनक्रियाज ऑर्गन है उसमें इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहा है। अगर बना होता तो इंसुलिन बार बार उनके शुगर को कम करता और आपके ब्लड में शुगर मेंटेन रहती। क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर मेंटेन नहीं रहती और फिर डिजीज होती है जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? डायबिटीज। ठीक, और डायबिटीज पेशेंट को जो दवा दी जाती है वो भी तो क्या होती है? इंसुलिन ही तो होती है। इंसुलिन के ही तो इंजेक्शन लगते हैं क्योंकि वही लोअर करेगा। ठीक, अब ये क्या है? शुगर बढ़ा रहा है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ब्लड शुगर लेवल कम होता है, उनको बढ़ाने की जरूरत है ब्लड में, तो वो कौन करता है? ग्लूकागॉन करता है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ये दोनों हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन क्या है? एंटागोनिस्ट हैं आपस में। आपस में क्या है? एंटागोनिस्ट हैं। ऐसे दो लोग जो आपस में उल्टा ऑपोजिट काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से जो बीमारी होगी वो क्या होगी? डिफिशियंसी। अच्छा, हार्मोन जो है ना, अगर कमी हो जाती है तब भी डिजीज कॉज करता है और ज्यादा होता है तो तब भी डिजीज कॉज करेगा। डेफिशिएंसी, अगर कमी हुई इंसुलिन की तो क्या होगा आपका? डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज। और क्या बोलते हैं, ज्यादा हुआ तो शुगर लेवल कम हो जाएगा क्योंकि बहुत कम करता चला जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहते हैं। ठीक, ये हो गया अबाउट पैनक्रियाज।
नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें दैट इज अवर टेस्टिस. क्या है? टेस्टिस. टेस्टिस और साथ ही में हम ओवरी पढ़ लेते हैं. टेस्टिस एंड ओवरी. टेस्टिस एंड ओवरी ये दोनों भी क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है. तो मतलब इसमें जो तीनों ग्लैंड्स हैं ये तीनों मिक्स्ड ग्लैंड है. ये भी मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड, एंड दिस इज ऑल्सो मिक्स्ड ग्लैंड. ठीक. मिक्स्ड ग्लैंड जहां नाम आ गया इसका मतलब क्या है कि ये एंजाइम भी सिक्रीट कर रहे होंगे, ये हार्मोन भी सिक्रीट कर रहे होंगे. ठीक. अब टेस्टिस में जो एंजाइम मतलब ऐसी कोई चीज सिक्रीट कर रहे हैं जो डक्ट के थ्रू जा रही है वो है स्पर्म. दे स्पर्म आपका क्या है? गैमेट है. दे रिलीज स्पर्म produced in male which is a gamete, जो कि गैमेट है, which is a gamete. ये हार्मोन नहीं है, हार्मोन. ठीक है. मिक्स्ड ग्लैंड है ना, तो एक ये चीज बनाते हैं. सेकेंड, they release a hormone which is known as क्या कहते हैं उस हार्मोन को? टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन. इस टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? इट ब्रिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सेक्सुअल कैरेक्टर एंड कंट्रोल और इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ठीक है. तो टेस्टिस में जो है स्पर्म बनते हैं, रिलीज भी होते हैं, और एक हार्मोन बनता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? मेल में ये चीज होती है. मैंने यहाँ लिखा है मेल, ये जरा सा हाईलाइट कर देते हैं. मेल में ही होता है ये. टेस्टोस्टेरोन का काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेके आना. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि एक सर्टेन एज के बाद आपकी दाढ़ी आने लगती है, मूंछ आने लगती है, बॉडी मस्कुलर होने लगती है, आवाज बदलती है. तो ये कैरेक्टर्स जो आते हैं ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं. दूसरा और क्या करता है टेस्टोस्टेरोन? आपके टेस्टिस में जो ये स्पर्म बन रहे हैं उनको कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट में स्पर्म बनना है, या स्पर्म बनाना प्रोसेस अगर शुरू करना है, इनिशिएट करना है, तो वो भी ये करता है. ठीक. नेक्स्ट आते हैं ओवरी. ये फीमेल्स में होता है. दिस इज इन फीमेल्स. ठीक है. इन फीमेल egg is released which is, जैसे मेल का गैमेट था ये फीमेल का गैमेट है, फीमेल गैमेट, जो कि क्या है आपका? फीमेल गैमेट है. ठीक. अब कौन सा हार्मोन है? मेन इंपॉर्टेंट तो हमारा हार्मोन पढ़ना है ना. नेक्स्ट, इट रिलीज हार्मोन. दो हार्मोन रिलीज करता है. वो कौन है? ईस्ट्रोजन. यस, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनका भी वही काम है जो मेल में था. मेल का हार्मोन क्या कर रहा था? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेके आ रहा था और उनके जो स्पर्म बन रहे हैं उसको कंट्रोल करना. इनका भी यही काम है. दे ब्रिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, और साथ ही में फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उनकी स्टार्ट करता है इन फीमेल, एंड इनिशिएट मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक. और गैमेट भी बनाता है विच इज फीमेल
गैमेट जो कि है एग। तो ये हो गया अबाउट पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी जो कि मिक्स ग्लैंड है, कैसे हार्मोन रिलीज करते हैं और इनका क्या फंक्शन है। अगर ये कम सिक्रीट होगा टेस्टोस्टेरोन या ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम आएंगे, और या कह सकते हैं लेट आएंगे। नेक्स्ट जो ब्रेन में मेन इंपॉर्टेंट है विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। बाकी ग्लैंड जैसे कि आपके क्या थे, एड्रीनल अभी पढ़ा, पैनक्रियास पढ़ा, जितनी भी लिस्ट में हमने देखा था उन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, उनको कंट्रोल करता है, तो ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है। होता कहाँ है ये, इन ब्रेन, इन ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में होता है। अब ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, क्या है आपका, ग्रोथ हार्मोन, ठीक। दूसरा आपका क्या है, सेकंड जो रिलीज करता है, इट इज TSH, अभी इसका फुल फॉर्म देखेंगे, विच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरी चीज जो ये रिलीज करता है वो क्या है आपका, ACTH, क्या है वो, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है आपका, ये GnRH, गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। ये बाकियों को कंट्रोल करता है। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये आपकी बॉडी की ग्रोथ कराएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ठीक। अगर ये ज्यादा रिलीज हो गया तो भी प्रॉब्लम है, और ये कम रिलीज हुआ तो भी प्रॉब्लम है। अगर ये ज्यादा रिलीज हो गया, दो कंडीशन, ठीक है, इफ इट इज इंक्रीज इन हाई अमाउंट, ज्यादा रिलीज हो गया है तो क्या होगा, वो इंसान बहुत लंबा होगा, वो ग्रोथ ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा टॉल होगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं जाइजेंटिज्म। क्या कहते हैं, जाइजेंटिज्म, ठीक। और अगर कम रिलीज हुआ, लो कंसंट्रेशन में है, तो वो क्या होगा, वो इंसान छोटा होगा, शॉर्ट होगा, है ना, शॉर्ट होगा, उसे क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म, उस कंडीशन को कहते हैं ड्वार्फिज्म। तो पहला हार्मोन पिट्यूटरी का जो कि ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल है, अगर ज्यादा हो गया तो वो इंसान बहुत लंबा होगा, जिसे हम जाइजेंटिज्म कहते हैं, और अगर कम रिलीज हुआ तो इंसान छोटा होगा, जिसे हम कहेंगे कि ड्वार्फिज्म कंडीशन है, ठीक। अब बात करते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला था, क्योंकि बाकियों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो हार्मोन है कंट्रोल थायराइड ग्लैंड, किसको, थायराइड ग्लैंड को, अभी पढ़ेंगे व्हाट इज थायराइड ग्लैंड, उसको कंट्रोल करेगा। थायराइड ग्लैंड से जो भी उनका हार्मोन रिलीज होता है विच इज थायरोक्सिन, वो कब रिलीज होगा, कितना रिलीज होगा, वो सारी चीजें कंट्रोल होती है पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी जब अपना TSH ब्रेन से रिलीज करता है और वो थायराइड के पास पहुंचता है जो कि यहाँ है, तब जाके थायराइड काम करता है। तो मतलब ये तब काम करेगा जब यहाँ से TSH आएगा। उसके बाद ACTH, एड्रीनो वर्ड आ गया, मतलब ये किसको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल एड्रीनल ग्लैंड, ठीक। और GnRH कंट्रोल गोनाड्स जो होते हैं वो होते हैं सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल के, और वो क्या है, अभी पढ़े हैं,
मेल में इट इज टेस्टिस, ठीक है, एंड फीमेल में इट इज ओवरी। फीमेल में क्या है आपकी, ये ओवरी है। तो इनको कंट्रोल करते हैं। इनसे जो हार्मोन बन रहे हैं, टेस्टिस का क्या था, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी का क्या था, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड हमें पढ़ना है दैट इज आवर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन पहले देख लेते हैं। लोकेशन क्या है, प्रेजेंट एट नेक, गले में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। शेप कैसा होता है, बटरफ्लाई लाइक, बटरफ्लाई लाइक शेप, ठीक, बटरफ्लाई जैसा होता है। ये मान लीजिए आपकी नेक की जो ये पाइप है जिसको हम कहते थे विंड पाइप, है ना, ट्रैकिया, इसके दोनों साइड पे होता है, एक इधर एक इधर, और ये कनेक्टेड होता है। और जो कनेक्शन है, जो दोनों साइड के लोब, 2 लोब होते हैं इसमें, तो यहाँ लिख देते हैं ये बाइलोब है, बाइलोब्ड, ठीक है। जो कनेक्शन दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला है इसे कहते हैं इस्थमस, दिस इज नोन एज इस्थमस, इस्थमस, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इस्थमस। अब हार्मोन जानते हैं क्या ये रिलीज करता है, इट रिलीज hormone which is known as thyroxine। क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन, ये, ठीक। थायरॉक्सिन बनता कैसे है, आयोडीन से बनता है, इसीलिए अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन की भी कमी होगी। किससे बनता है ये, मेड अप ऑफ आयोडीन, ठीक, मेड अप ऑफ आयोडीन। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एक आयोडीन नाम के मिनरल से बनता है, वो आपका क्या है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का काम क्या है, थायरॉक्सिन करता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, किसका, फूड्स का, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का स्पेशली। यहाँ पे लिख देते हैं, कॉजेज, एक सेकेंड, causes metabolism of carbohydrate, ठीक, कार्बोहाइड्रेट। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हार्मोन की कमी अगर हो जाती है, हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर आयोडीन की कमी हुई तो थायरॉक्सिन की कमी हुई, और थायरॉक्सिन कम बनेगा थायराइड ग्लैंड में और कम रिलीज होगा और कम बॉडी में होगा, तो उससे जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज गोइटर। डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या कॉज करता है, व्हाट दिस कॉज गोइटर। और जब गोइटर होता है ना तो ये जो नेक है, बेसिकली यहीं पे आपका थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, जिसकी वजह से आपका नेक भी पूरा फूल जाता है, ये पूरा स्वेलन हो जाता है। सिम्टम क्या होता है इसका, सिम्टम क्या हो जाता है, स्वेलन नेक, नेक पूरा क्या हो जाता है, ये फूल जाता है, ठीक। अडल्ट में, बच्चों में जो ये बीमारी होती है थायरॉक्सिन की कमी की वजह से, इन चिल्ड्रन, इन चाइल्ड, उसे कहते हैं हम केरेटिनिज्म। दैट डू वी, व्हाट वी कॉल दिस, केरेटिनिज्म, CRETENISM। केरेटिनिज्म ये बच्चों में होता है। बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, मेंटली अनस्टेबल होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये आयोडीन आपको कहाँ मिलता है, नमक, तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है तो एटलीस्ट हैव अ सॉल्ट विच हैज आयोडीन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्लैंड्स के लिए, ठीक। तो ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एक सर्टेन हार्मोन रिलीज कर रहे हैं और वो हार्मोन आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हम इसी को देख लेते हैं, ये टेस्टिस और ओवरी को कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें जो प्रोसेस, जो सेल्स बन रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, करेक्ट।
और अगर ये सेल नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो एक तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म चल रहा है ना। तो एनिमल्स में नर्वस एंड आपका एंडोक्राइन दोनों मिलके ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म चलता है। तो हियर वी एंड, हम यहाँ पे एंड करते हैं आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पहला पार्ट विच इज एनिमल्स में कैसे होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 कि हम देखेंगे प्लांट में कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल।